कैसे हो गाइस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक न्यू वीडियो के अंदर। जैसे कि आज आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि जो सेक्टर 20 थे उनका आगमन हो चुका था। मतलब जो 3 एंसेस्टर गॉड्स थे उन्होंने आके सारे के सारे यूनिवर्स के अंदर सभी लोगों को ढिंडोरा पीटते हुए ये बता दिया था कि जल्दी जो सेक्टर 20 है वो आने वाले हैं। वही कोने में बैठे हुए हम लोगों को सिटिंग माउंटेन गेस देखने के लिए मिलता है, जो कि दूर से बैठ के इस पूरी की पूरी कहानी को सुन रहे थे। जब सिटिंग माउंटेन गेस ये सारी कहानी सुनते हैं तो वो मन ही मन कहता है कि ये लोग कितने दोगले लोग हैं, ये सच और झूठ दोनों को मिला रहे हैं, ये सब लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो यूनिवर्स बोट है उसे कभी भी सेक्टर 20 के लिए डिफेंड करने के लिए नहीं बनाया गया था, उसका कुछ और ही पर्पस है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बाकी इन्फॉर्मेशन तो लास्ट वीडियो के अंदर ही दे दी थी कि जो सेक्टर 20 होता है उनके जनरली 2 पीरियड्स होते हैं, और जो फर्स्ट पीरियड होता है उसके इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है, और जो सेकंड पीरियड होता है उसे ग्रोथ पीरियड कहा जाता है। फर्स्ट पीरियड के अंदर लगभग 1 बिलियन सेक्टर 20 को एक साथ पैदा होता है, और एट द एंड सेकंड पीरियड के अंदर एक ही जो सेक्टर 20 होता है वो बचता है। और एट द एंड के अंदर जो सेक्टर 20 जिंदा बचता है, मतलब जो लास्ट में रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसे डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है, और वो सच्ची में एक रियल नाइटमेयर है। और अगर वो लास्ट सेक्टर 20 पैदा हो गया किसी तरीके से तो लिटरली पूरी तरीके से मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है पूरे के पूरे यूनिवर्स को बचाना। और इसके अलावा जब गाइज लास्ट सेक्टर 20 बच जाता है, मतलब जब वो अपनी ग्रोथ पीरियड के अंदर आ जाता है, उसके बाद गाइज वो जो सेक्टर 20 होता है वो इवन अपने जैसे और सेक्टर 20 को भी ब्राइड कर सकता है, जो कि उस सेक्टर 20 से भी ज़्यादा पावरफुल होंगे। उनको मारने का जो सबसे आसान तरीका है वो यही है कि इनका जो इनकॉग्निशन पीरियड होता है, मतलब जब ये छोटे होता है तभी इनको मार दिया जाए, क्योंकि ये तब काफ़ी ज़्यादा वीक होता है। एंड इसी के साथ साथ वो जो 3 एंसेस्टर गॉड्स होता है वो ये भी कहता है कि इवन ये इंकॉम्बिनेशन पीरियड के जो सेक्टर 20 होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। मतलब एक यूनिवर्स मास्टर उन्हें कभी भी नहीं मार सकता, तो यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर को जाना पड़ेगा। मतलब वो यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर लेवल के होते हैं। इवन अगर कोई पर्सन यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर भी है, उसके बाद भी उस पर्सन को कुछ सुप्रीम ट्रू ट्रेजर्स आर्मर और सोल टाइप सुप्रीम ट्रू ट्रेजर की ज़रूरत है अगर वो किसी सेक्टर 20 से लड़ना चाहता है, वरना वहाँ पे जाना लिटरली सुसाइड करने के बराबर में होगा। और ऑफ कोर्स गाइज अभी सुप्रीम ट्रू ट्रेजर्स की इतनी मतलब वो वाली डिमांड नहीं रह गई थी, क्योंकि अभी जो मशीन टाइप वैल्यूएबल्स है वो आराम से लोगों को वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर से मिल रहे थे, तो सुप्रीम ट्रू ट्रेजर्स अभी उतने ज़्यादा रेयर नहीं बचे थे। एंड डेफिनेटली लोग ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए थे। इवन एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर भी एक सेक्टर 20 को नहीं मार सकता, वो भी इनिशियल पीरियड के अंदर। इवन उसे भी सोल टाइप सुप्रीम ट्रू ट्रेजर और सुप्रीम ट्रू ट्रेजर आर्मर की ज़रूरत है, अदरवाइज उस वो बंदे के लिए भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसी के बाद आसपास जितना भी क्राउड होता है, जितने भी लोग होते हैं, वो सब एक दूसरे से डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं कि सबसे पहले कौन जाएगा उन सेक्टर 20 को मारने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली कोई भी नहीं जाना चाहता। सब जान चुके थे कि ये सेक्टर 20 कितने ज़्यादा पावरफुल है। इवन एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर को भी सुप्रीम ट्रू ट्रेजर आर्मर और सोल टाइप सुप्रीम ट्रू ट्रेजर की ज़रूरत है। सबका बस एक ही कहना था, कोई भी वहाँ पे नहीं जाना चाहता था। जब लू फैंग और प्राइमल चॉसिटी लीडर इन सारी कन्वर्जेशन को सुनते तो इसके बाद वो एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते और फिर कहते हैं कि अगर इस तरीके से सब वहाँ पे जाने से मना कर देंगे तो एट द एंड जो सेक्टर 20 है वो एक दूसरे को मार देंगे, और एक दूसरे को मारने के बाद जो लास्ट सेक्टर 20 जो बॉर्न होगा वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, और अगर वो गलती से भी बॉर्न हो जाता है तो डेफिनेटली डिस्ट्रक्शन होना तो पक्का है। सडनली एक आवाज़ आती है कि आखिर ये सेक्टर 20 ये रहते कहाँ पे और ये हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। इसी के बाद जो यंग एंसेस्टर गॉड होता है वो उस पर्सन की तरफ देखता है और कहता है कि ये जो सेक्टर 20 है ये टिल्टेड पीक सेक्टर के कोर एरिया के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, मतलब लैंड ऑफ एक्सट्रीमनेस के अंदर या फिर लैंड ऑफ डार्कनेस के अंदर। जब सब लोग सुनते हैं कि ये कोर एरिया के अंदर है तो इसके बाद सब लोगों की और भी ज़्यादा फट जाती है, क्योंकि सब लोग ऑलरेडी डरते थे कोर एरिया के अंदर जाने से। ब्लू फैंग और जो प्राइमल चॉसिटी लीडर होता है वो इन सब चीज़ों को सुनते हैं तो वो थोड़े से शॉक से रह जाते हैं, क्योंकि उसी कोर रीजन के अंदर लैंड ऑफ डार्कनेस के अंदर ही यूजैक्स भी मरे थे। इसका मतलब उनको ये चीज़ तो पता चल गई थी कि मे भी हो सकता है कि जो यूजैक्स हैं उनके मरने के पीछे सेक्टर 20 का हाथ हो। और लू फेंग के माइंड के अंदर काफ़ी सारे थॉट आना स्टार्ट हो गए थे, शायद से इसलिए जो यूजैक्स थे वो इतने जल्दी मर गए थे। उनके पास कोई भी सुप्रीम ट्रू ट्रेजर आर्मर या फिर कोई भी सोल टाइप सुप्रीम ट्रू ट्रेजर नहीं था। उनके पास भले ही एक सुप्रीम ट्रू ट्रेजर एक्स थी, लेकिन वो एक अटैक टाइप का सुप्रीम ट्रू ट्रेजर था। उनके पास ना ही सोल टाइप का था और ना ही आर्मर टाइप का। यही सबसे बड़ा रीज़न था कि वो इतने जल्दी मर गए थे।
लेकिन स्टिल इसके बाद भी हम लोग को देखने के लिए मिल सकता था कि जो प्राइम एट्रॉसिटी लीडर थे उनकी आंखों के अंदर हम लोग को एक अलग सा गुस्सा देखने के लिए मिल सकता था, क्योंकि डेफिनेटली जो ह्यूज एक्स थे वो प्राइम एट्रॉसिटी लीडर के लिए उनके भाई के तरह थे, और अभी उनके दिमाग के अंदर या फिर उनके आंखों के अंदर एक मर्डरस इंटेंट देखने के लिए मिल सकता था सेक्टर बीस्ट के लिए। इसके बाद जो एंसेस्टर गॉड होता है वो ये भी कहता है अगर तुम में से किसी को भी अगर ट्रांस का इनकॉग्निशन करना है, मतलब यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर के ऊपर अगर ब्रेक थ्रू करना है, तो डेफिनेटली तुम्हें लैंड ऑफ डार्कनेस के अंदर तो जाना ही पड़ेगा, चाहे फिर तुम कुछ भी करो। और इवन अगर तुम्हें कोई और रास्ता मिल जाता है या फिर कुछ और अल्टरनेटिव मिल भी जाता है, तो उसके बाद भी तुम ट्रांसेंड इनकॉग्निशन नहीं कर पाओगे, या फिर बिना उस चीज़ के अगर तुम सक्सेसफुली अगर अपग्रेड कर भी लेते हो या फिर ब्रेक थ्रू कर भी लेते हो, उसके बाद भी ये जो सेक्टर बीस्ट है ये एट द एंड तुम्हारी होली लैंड्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। एट द एंड ये जो एंसेस्टर गॉड होता है ये यही बोल के जाता है, एक तो तुम सब लोग मरोगे या फिर वो सब लोग मरोगे, अभी तुम लोग डिसाइड कर लो किसको मरना है। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करो इस वर्ल्ड ऑफ जिन की, और अपने आप को इम्प्रूव करो, अपनी पावर्स को बढ़ाओ, अपने ट्रेजर्स को बढ़ाओ। इसी के साथ ये जो एंसेस्टर गॉड होता है ये भी कहते हैं, क्योंकि ये जो सेक्टर बीस्ट का खतरा है ये ओरिजिनल माइंड के ऊपर भी है, तो डेफिनेटली अगर तुम किसी सेक्टर बीस्ट को मारते हो तो तुम ओरिजिनल माइंड को भी बीस्टो करोगे, मतलब उसके ऊपर एक तरीके से एक छोटा मोटा एहसान कर रहे हो, जिसके लिए जो ओरिजिनल माइंड है वो डेफिनेटली तुम्हें गिफ्ट देगा, मतलब वो तुम्हें काफ़ी सारे ट्रू ट्रेजर दे सकता है, या फिर काफ़ी सारे पुराने टाइम के एशियंट इनहेरिटेंस और कुछ पावर्स भी प्रोवाइड कर सकता है। तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम जितने ज़्यादा सेक्टर बीस्ट को मारते हो उतना ही ज़्यादा तुम फ़ायदे में रहोगे अपने लिए भी, और इसी के साथ साथ तुम्हें ये सब काम करने के लिए डेफिनेटली काफ़ी सारे ट्रेजर्स भी मिलेंगे और इनहेरिटेंस भी मिलेंगे। इतना भाषण देने के बाद जो एंसेस्टर गॉड होता है वो एक दूसरे की तरफ देखते हुए यहाँ से गायब हो जाता है। सिस्टर गॉड के जाने के बाद जितने भी लोगों के मन के अंदर शांति थी वो पूरी तरीके से भंग हो गई थी। अभी सब लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर आ गए थे, सब लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन के अंदर आ गए थे। इवन लू फैंग भी थोड़ा सा डर गया था, क्योंकि इवन अभी के टाइम में फिर भी वो सेक्टर भी ठीक है, लेकिन अगर एक बार वो अपनी ग्रोथ फेज के अंदर चले गए उसके बाद वो अपनी ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे, और अगर एक बार उनकी ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो डेफिनेटली और भी काफ़ी सारे सेक्टर बीस्ट आ जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो एट द एंड वो जो लास्ट एक सेक्टर बीस्ट बचेगा जब उसके बच्चे होंगे तो डेफिनेटली ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि वो लास्ट सेक्टर बीस्ट बचने वाला है वही इतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, क्योंकि इनिशियल फेज में ये एक सुप्रीम ट्रू गॉड या फिर एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। सो जब ये अपने फाइनल ग्रोथ पीरियड तक आएंगे तो वो कितने ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। इसी चीज़ को सुनते सोचते लू फैंग की जो थी वो रूह काँप चुकी थी। वही दूसरी तरफ हम लोगों को लू फैंग देखने के लिए मिलता है जो कि वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर था। जो बॉडी लू फैंग की वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर थी वहाँ पे लू फैंग वहाँ पे से मिलिट्रिकल कंट्रीब्यूशन पॉइंट के अंदर जाता है। वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं थी, लू फैंग के पास ऑलरेडी रिंग थी तो वो वर्चुअली जाता है। वहाँ पे जाने के बाद डेफिनेटली उसके सामने सबसे पहले वो बुढ़ा आएगा, जिसके बाद लू फैंग डायरेक्टली उस बुढ़े को बोलता है कि मुझे सेक्टर बीस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली लू फैंग जानता था कि ये जो वर्ल्ड ऑफ जिन है ये एशियन सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है, और एशियन सिविलाइजेशन के पास सेक्टर बीस्ट के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी तो ज़रूर ही मिलेगी उसको। और जैसे ही वो इसकी जानकारी मांगता है उसके सामने कुछ जानकारी आ जाती है कि जो सेक्टर बीस्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रूअल और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक टाइप के क्रिएचर है, और इनका जो बर्थ है उनका बर्थ ही एक तरीके से डिस्ट्रक्शन और एनिहिलेशन के लिए होता है, मतलब ख़त्म करने के लिए, या फिर एक तरीके से वो डिस्ट्रक्शन का ही प्रतीक है। और इन सेक्टर बीस्ट के बॉडी के अंदर एक डार्क सेक्टर मौजूद होता है, और उसी सेक्टर की मदद से ये लोग लगातार अपनी ब्रीडिंग कर सकते हैं और काफ़ी सारी पावरफुल वॉरियर्स को पैदा कर सकते हैं। इसके साथ वो कहता है कि जितने भी वॉरियर्स वो प्रोड्यूस होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, उनकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी होती है, उनका डिफेंस भी काफ़ी अच्छा होता है, उनका अटैक भी काफ़ी अच्छा होता है। इवन वो हाईली स्किल्ड होते हैं और सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। और जितना ज़्यादा पावरफुल वो लास्ट बचा हुआ सेक्टर बीस्ट होगा उतने ही ज़्यादा पावरफुल उसके पैदा किए हुए वो वॉरियर्स होंगे। इवन एक एग्जांपल इन्होंने दिया था कि एक मैच्योर सेक्टर बीस्ट है, उससे इवन जो पूरा एंटायर जिन कंट्री है वो भी नहीं बच सकता, उसके सामने पूरा का पूरा एंटायर जिन भी एक छोटे से चिड़िया के बराबर में ही है। और इवन अगर वो एक मैच्योर सेक्टर बीस्ट और उसकी आर्मी आ गई तो डेफिनेटली फिर इसे एक ट्रू अपोकैलिप्स कहा जाएगा, फिर एक क़यामत कही जाएगी जिसके अंदर डेफिनेटली कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। ये जब भी बॉर्न होता है ये हमेशा तहलका मचा देता है। जब भी ये बॉर्न होता है एक तो ये खुद मर जाता है एकदम स्टार्टिंग वाले पीरियड के अंदर, जैसे कि अभी अभी ये 3 एंसेस्टर गॉड इनको बता के गए थे कि स्टार्टिंग पीरियड में ये कमज़ोर होता है, तो स्टार्टिंग पीरियड में एक तो उनको मारा जा सकता है, या फिर अगर वो लास्ट में जिंदा बच गए तो डेफिनेटली ये काफ़ी सारे पावर्स को ख़त्म कर देता है। और बहुत ज़्यादा रेयर सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि काफ़ी सारे पावर्स मिलके अपने हाथ जोड़ लेते हैं और सब लोग मिलके फिर इन सेक्टर बीच से फाइट करते हैं।
इसी के साथ इसके बारे में और भी ज़्यादा मतलब डिटेल की इन्फॉर्मेशन नहीं दे के रखी थी। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ अमाउंट के अंदर इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि जो वर्ल्ड ऑफ जिन था जब वो फर्स्टली एस्टेब्लाइज किया गया था उस टाइम के बाद कभी भी सेक्टर बीस्ट का आगमन नहीं हुआ। इसलिए डेफिनेटली वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर भी इतना ज़्यादा सेक्टर बीस्ट के बारे में किसी को ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ये जितनी भी नॉलेज अभी अभी इसने सेक्टर बीस्ट के बारे में बताई, ये बस एक लेजेंड्स की कहानी है। मतलब वर्ल्ड ऑफ जिन भी काफ़ी ज़्यादा पुराना है, और वर्ल्ड ऑफ जिन से भी पहले के जो पुराने तो थोड़े बहुत डॉक्यूमेंटेशन पड़े होंगे। ये बस मतलब कुछ ऐसे है, मतलब कुछ तो भी लू फेंग जब इन सारी इन्फॉर्मेशन को सुनता है तो डेफिनेटली उसकी सांस अटक जाती है, क्योंकि इवन जो वर्ल्ड ऑफ जिन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग है, उसके साथ और भी काफ़ी सारे ग्रेट बीइंग है, काफ़ी सारे इटर्नल ट्रू गॉड्स है, ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस है, इवन एक बहुत बड़ी काउंटलेस आर्मी है ट्रू गॉड्स की। इनके पास काफ़ी सारे मशीन टाइप वैल्यूएबल्स है, इवन 10 मिलियंस ऑफ ट्रू गॉड्स होगा। और इतना सारा होने के बाद भी, इवन इतना कुछ होने के बाद भी जो वर्ल्ड ऑफ जिन है वो कुछ भी नहीं उखाड़ सकती एक मैच्योर सेक्टर बीस्ट का। इसका मतलब जो सेक्टर बीस्ट होगा वो लिटरली कितना ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा जब वो अपनी ग्रोथ पीरियड के अंदर आ जाएगा। तो एक चीज़ तो लू फेंग काफ़ी अच्छी से समझ चुका था कि अगर वो उसे मारना चाहता है तो डेफिनेटली उसे उनके इनक्यूबेशन पीरियड के अंदर ही मारना पड़ेगा, मतलब उनके इनिशियल फेज के अंदर। इसी के साथ हम लोग को ओरिजिनल यूनिवर्स देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग उस बड़े से ह्यूमनॉइड ऑब्जेक्ट के बाहर खड़े थे अंदर एंटर करने के लिए। और सडनली हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो जो ह्यूमनॉइड रोबोट था उसके आसपास की जो मेम्ब्रेन थी वो वाइट कलर से चेंज हो चुकी थी, और जैसे ही वो अपनी कलर चेंज करती है वैसे ही सब लोग को पता चल चुका था फाइनली वर्ल्ड ऑफ जिन का दरवाज़ा खुल चुका है। और इसी के साथ काफ़ी सारे लोग वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर एंटर करने लग जाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली उन लोगों को सेक्टर 20 से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत थी। और वो स्ट्रॉन्ग तभी कर सकते थे जब वो वर्ल्ड ऑफ जिन से ज़्यादा ट्रेजर्स लेके आते हैं। इसी के बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो प्राइम एट्रॉसिटी लीडर होता है वो जितने भी लोगों को होंग लैंड से भेज रहे थे उन सब लोगों को एक वार्निंग दे देता है, क्योंकि लू फेंग ने ऑलरेडी उन सब लोगों को एक वहाँ का मैप दे चुके थे। तो डेफिनेटली उस मैप की मदद से वो अंदर जा सकते थे, लेकिन अभी इसके आगे लू फेंग उनको गाइड नहीं करने वाला था। तो उन सब लोगों को अपने ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड होना था, ना कि लू फेंग के ऊपर। इसी के साथ साथ जो प्राइम एट्रॉसिटी लीडर होता है वो लू फेंग को ये भी कहता है कि अभी जितनी भी चीज़ें हो रही है उन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास अभी भी काफ़ी टाइम बचा हुआ है। इसी के बाद सडनली हम लोग को एक सिल्वर स्पेसशिप देखने के लिए मिलती है जो कि वर्ल्ड ऑफ जिन से बाहर आती है। ये स्टार टावर था। इस स्टार टावर के अंदर लू फेंग की सेकंड बॉडी थी, मतलब गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी। इसके बाद जो लू फेंग की गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी होती है वो डायरेक्टली प्राइम एट्रॉसिटी लीडर से मिलती है। वो लू फेंग प्राइम एट्रॉसिटी लीडर से कहता है कि मुझे मुझे काफ़ी कुछ मिला है इस बार वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर। इसी के बाद जो लू फेंग होता है वो उन्हें उन सारे प्राइजेस के बारे में बताता है। इसे तो प्राइम एट्रॉसिटी लीडर को ऑलरेडी पता था कि लू फेंग के पास अगर इतनी ऑथोरिटी है कि वो एक ही बारी में इतने सारे यूनिवर्स मास्टर को मार सकता है जो भी वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर एंटर हुआ है। सो डेफिनेटली लू फेंग के लिए ट्रेजर्स वगैरह ढूंढना तो पीस ऑफ केक के बराबर में है, मतलब एक बाएं हाथ का खेल है। लेकिन स्टिल उसके बाद भी वो थोड़ा बहुत सोचते थे कि चलो ठीक है ये कितना ही ट्रेजर लाया होगा। लेकिन उसी के बाद लू फेंग कहता है कि उसके पास कुल मिला के 10 मशीन टाइप वैल्यूएबल्स और लगभग 100 से ज़्यादा ट्रू गॉड लेवल के ट्रू ट्रेजर्स है। जैसी लू फेंग मतलब जो प्राइम एट्रॉसिटी लीडर होते हैं वो इस चीज़ को सुनते हैं तो डेफिनेटली उनके होश पूरी तरीके से उड़ चुके थे। एक तरीके से देखा जाए तो पूरी के पूरी ओरिजिनल वर्ल्ड के अंदर भी इतने ट्रू ट्रेजर्स नहीं थे, मतलब 100 सुप्रीम ट्रू ट्रेजर्स और उसी के साथ साथ 10 मशीन टाइप वैल्यूएबल्स ही लिटरली काफ़ी ज़्यादा थे। प्राइम एट्रॉसिटी लीडर पूरी तरीके से शॉक हो चुके थे। लेकिन इसी के बाद लू फेंग उन्हें कहता है कि हाँ शायद से पहले ऐसा होगा कि पूरे के पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर बस 100 ही सुप्रीम ट्रू ट्रेजर होंगे, लेकिन डेफिनेटली जब से वर्ल्ड ऑफ जिन ओपन हुआ है अभी काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे सुप्रीम ट्रू ट्रेजर बाहर लेके आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो डेफिनेटली इनके जो नंबर्स है वो बढ़ने वाले हैं। लेकिन स्टिल उसके बाद भी प्राइम एट्रॉसिटी लीडर थोड़े शॉक में थे कि डेफिनेटली लू फेंग इतने सारे ट्रेजर आखिर लाया कहाँ से होगा। लेकिन गाइज उन लोगों को क्या पता है कि लू फेंग के पास जो अभी लू फेंग ये सारे ट्रेजर लाए ये कुछ भी नहीं है एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि लू फेंग के पास करोड़ों के अंदर कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स है। और जो लू फेंग ने ये सारे ट्रेजर्स लाया है ये बस उसके 2 to 3% का उसने खरीद के लाया था, मतलब अभी भी उसके पास उसकी 96 to 97% कंट्रीब्यूशन पॉइंट बचे हुए हैं। और उन सबसे वो ट्रेजर लाने लग गया तो पूरा वर्ल्ड ऑफ जिन कंगाल हो जाएगा, इतना पैसा है लू फेंग के पास। एक तरीके से समझ सकते हो कि लू फेंग के पास अंधा पैसा है। अंबानी तो लू फेंग के छोड़ो ये ज़्यादा हो गया। उसके बाद जो प्राइम एट्रॉसिटी लीडर होता है वो लू फेंग से कहता है कि अभी ये सारे ट्रेजर्स तुम्हारे हैं तो डेफिनेटली तुम ही डिसाइड कर लो कि तुम किस तरीके से इन सारी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो। तो लू फेंग उन्हें साफ साफ कह देते हैं
कि वो काफ़ी ज़्यादा बिजी आदमी है और उसके पास काफ़ी सारे प्लान्स है और भी करने के लिए, तो डेफिनेटली उसके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को मैनेज कर सके। वो कहता है कि ह्यूमैनिटी के अंदर जितने भी टॉप लीडर्स हैं वो इन सब चीज़ों को डिसाइड कर लेंगे, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टाइम के बाद जो लू फेंग की गोल्डन ऑन बीस्ट बॉडी होती है वापस से वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर लौट जाती है, क्योंकि डेफिनेटली अगर ज़्यादा टाइम तक लू फेंग की गोल्डन ऑन बीस्ट बॉडी वर्ल्ड ऑफ जिन से बाहर रहती है तो वो जो जनरल्स है वो थोड़े से चिंतित हो सकता है, क्योंकि लू फेंग अभी वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर एक अलग अथॉरिटी पोजेस करते थे और डेफिनेटली वो जनरल जो थे वो लू फेंग की हमेशा सेफ्टी करते रहते थे। और इसके साथ साथ गाइस ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर लू फेंग के ऊपर थोड़ा बहुत खतरा भी था, लेकिन वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर तो कोई उसको मारने वाला पैदा नहीं हुआ, लेकिन स्टिल ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर अभी भी उसके ऊपर खतरा हो सकता था। जब लू फेंग वापिस से वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर लौट जाता है तो वो एक चीज़ सोच रहा था कि वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर उसने जैसे कि अपना प्लान बनाया था कि वो सारे के सारे पर्पल मून होली लैंड वाले लोगों को मार देगा, मतलब एक साथ सारे के सारे यूनिवर्स मास्टर को मारने का प्लान था। लेकिन अभी क्योंकि वो सारे के सारे यूनिवर्स मास्टर अभी एंटर किए तो उनको आर्मी के अंदर सिलेक्ट आउट होने के लिए यहाँ पे मतलब पूरी तरीके से सेटल होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगने वाला था। डेफिनेटली अगर लू फेंग स्टार्टिंग फेज में अगर ये सारी चीज़ें कर लेता तो काफ़ी कम लोगों को वो मार पाता, लेकिन लू फेंग सोचता है अगर वो एक साल के बाद अपने इस प्लान को कंटिन्यू करता है तो डेफिनेटली काफ़ी सारे लोग जो है वो अलग अलग आर्मी सिस्टम्स के अंदर सेटल हो चुके होंगे और जितने लोगों को आना है वो उतने लोग आ चुके होंगे, तो डेफिनेटली वो बेस्ट पीरियड होगा जिसके अंदर लू फेंग ना बदला लेने के बारे में सोच रहा था। दूसरी तरफ डीमन रेस, बग एम्ब्रेंस रेस और सारी से सारे रेसेस के अंदर बस सेक्टर 20 का तहलका मचा हुआ था। वो सब लोग बस इसी टेंशन के अंदर थे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी पावरफुल बनना है, क्योंकि अगर देखते ही देखते ये इनकॉग्निशन एरा बीत गया तो डेफिनेटली उनके पास इतनी पावर भी नहीं बचेगी कि वो खुद की जान को बचा सके, तो अपने लोगों को बचाने की तो बात ही अलग है। वही ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर ह्यूमन टेरिटरी के अंदर हम लोग को प्राइमल चॉसिटी लीडर देखने के लिए मिलता है और प्राइमल चॉसिटी लीडर के साथ रिमोट ओशन बॉडी भी थी लू फेंग की। जो प्राइमल चॉसिटी लीडर थे उन्होंने मशीन टाइप वैल्यूएबल्स को पहन के रखा था, उनके बैक के ऊपर हम लोग को 3 पंखुड़ियाँ देखने के लिए मिल सकती थी और ये काफ़ी आसानी से लू फेंग मतलब प्राइमल चॉसिटी लीडर को लू फेंग के द्वारा मिल चुका था, क्योंकि डेफिनेटली बाकी सारे लोगों को फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की ज़रूरत है, लेकिन प्राइमल चॉसिटी लीडर को तो अंधाधुन लू फेंग कुछ भी चिपका सकता है। इसी तरीके से जो प्राइमल चॉसिटी लीडर है उन्होंने लू फेंग से एक मशीन टाइप वैल्यूएबल जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और टॉप नॉच लेवल का था, उसके अलावा सोल टाइप ट्रेजर और एक पावरफुल सुप्रीम ट्रू ट्रेजर आर्मर ले लिया था। और ये सारी चीज़ें लेने से इस बार प्राइमल चॉसिटी लीडर मना भी नहीं करते, क्योंकि इस बार बात की गहराइयाँ कुछ और ही थी, क्योंकि डेफिनेटली इन सब लोगों को पावरफुल होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। और लू फेंग के बाद सबसे ज़्यादा कोई अगर इंपॉर्टेंट पर्सन था ह्यूमैनिटी के अंदर तो वो प्राइमल चॉसिटी लीडर ही थे। इतने सारे रिसोर्सेज को लेने के बाद जो प्राइमल चॉसिटी लीडर होता है वो अपनी पावर्स को फील कर सकते थे कि वो कितना ज़्यादा गुना बढ़ चुकी है, उनकी पावर पहले के कंपैरिजन के अंदर 2 से 3 गुना तक बढ़ चुकी थी ऑलरेडी। वो सोच रहे थे कि अगर अभी ह्यूज एक्स डोजो होते वो अपने एक सिंगल एक्स के साथ ही इतने ज़्यादा पावरफुल और अनबीटेबल थे पूरी तरीके से, और अगर शायद से आज उनको इतने रिसोर्सेज मिलते तो वो क्या ही बन चुके होते, वो कितने ज़्यादा पावरफुल होते। लेकिन फिर लू फेंग कहता है कि ऐसे थोड़ा सा शांत करा देते हैं, क्योंकि प्राइमल चॉसिटी लीडर हल्के से इमोशनल हो गए थे। जब लू फेंग और प्राइमल चॉसिटी लीडर इन सब चीज़ों के बारे में सडनली सोच ही रहे होते तभी हम लोग को 3 एंसेस्टर गॉड देखने के लिए मिलते हैं जो सडनली अपीयर होते हैं। लू फेंग एंसेस्टर गॉड को देखने के बाद थोड़ा सा स्टन रह जाता है। इसी के बाद वो उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ पे किस खुशी में आए हो। तभी जो एंसेस्टर गॉड होता है वो लू फेंग से कहता है कि वो मिल्की वे से मिलना चाहते थे, इसलिए वो यहाँ पे आया है। लू फेंग हल्का से शॉक था कि ये अलग से लू फेंग से मिलने के लिए क्यों आया। इसी के बाद इन लोगों का कन्वर्जेशन स्टार्ट होता है, जिसके अंदर ये जो 3 एंसेस्टर गॉड होता है ये लू फेंग को डेफिनेटली काफ़ी सारा मक्खन लगाता है और कहता है कि तुम पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल पर्सन हो। तो डेफिनेटली ये जो सेक्टर बीस्ट वाली जितना भी एपोकोलैप्स वगैरह है, फिर जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली है, इन सब चीज़ों के लिए सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डेफिनेटली लू फेंग के कंधों के ऊपर आती है, क्योंकि जो जितना ज़्यादा पावरफुल होता है उसके कंधों के ऊपर उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और करंट टाइम के अंदर देखा जाए तो डेफिनेटली लू फेंग मोस्ट पावरफुल पर्सन है पूरे के पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर। लू फेंग कहता है कि अगर आप मुझे इस बेसिस पे पावरफुल कह रहे हो कि मेरे पास काफ़ी सारे ट्रेजर्स है, तो डेफिनेटली अभी कुछ टाइम के लिए वर्ल्ड ऑफ जिन खुला है तो काफ़ी सारे लोग होंगे जो पावरफुल बन जाएंगे। लेकिन तभी जो एंसेस्टर गॉड होते हैं वो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, तुम देखा जाए तो तुम करंटली एक यूनिवर्स मास्टर होने के बाद भी इतना ज़्यादा पावरफुल हो। अगर तुम अपना ब्रेक थ्रू कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम सबसे ज़्यादा पावरफुल होंगे और स्टिल तुम्हें कोई भी बीट नहीं कर सकता पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर। तो डेफिनेटली तुम टोटली एक अलग चीज़ हो। लू फेंग एंसेस्टर गॉड से कहता है अरे बस बस भाई, मेरे को इतना ज़्यादा मतलब उंगली करना बंद कर दे, इतना भी ज़्यादा मक्खन मत। एंसेस्टर गॉड कहता है कि देखो ऐसी बात है कि अगर तुम सबसे पहले उन सेक्टर बीस्ट को मारने के लिए जाते हो तो डेफिनेटली तुम्हें कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे।
जो कि ओरिजिनल माइंड के द्वारा दिए जाएँगे और जिसकी मदद से तुम्हें काफ़ी सारे पुराने टाइम के एशियन इनहेरिटेंस वगैरह मिल सकते हैं। और तुम भी जानते हो कि एशियन इनहेरिटेंस की वैल्यू क्या होती है। और उसके अलावा जब लू फेंग इन सारी चीज़ों से भी नहीं मानता, तो एट द एंड जो एंसेस्टर गॉड होता है वो बस लू फेंग को एक चीज़ कहता है कि क्या तुम्हें टीचर ओरिजिन के बारे में पता है? टीचर ओरिजिन जिसको ओरिजिनल माइंड ने पूरी तरीके से सप्रेस करके रखा है। अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हो ओरिजिनल माइंड के लिए, तो हो सकता है कि इवन तुम ओरिजिनल माइंड से टीचर ओरिजिन को रिलीज़ करने की भी डिमांड कर सकते हो। लेकिन डेफ़िनेटली ये इतना आसान नहीं होगा, तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। और इस चीज़ के बारे में मैं भी पूरी तरीके से नहीं बता सकता। अगर स्टिल तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पूछना हो या फिर जानना हो या फिर सोचना हो, तो तुम डेफ़िनेटली एंसेस्टर गॉड स्कूल आ सकते हो। क्योंकि डेफ़िनेटली वो लोग एंसेस्टर गॉड स्कूल में ज़्यादा टाइम नहीं रहने वाले थे। ये चीज़ भी वो बता के चले जाते हैं कि अब से कुछ टाइम के बाद वो वहाँ से शिफ्ट करने वाले हैं। तो वो जल्दी से जल्दी, अगर लो फैंग को कोई भी इन सब चीज़ों के बारे में डाउट हो या फिर टीचर ओरिजिन के बारे में कोई भी डील करनी हो ओरिजिनल माइंड से, तो डेफ़िनेटली वो इन एंसेस्टर गॉड से आके मिल सकता है। इसी के बाद ये लू फेंग को बाय टाटा करने के बाद यहाँ से निकल जाता है। जाने के बाद लू फेंग डेफ़िनेटली इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है कि अगर सच्ची में टीचर ओरिजिन रिलीज़ हो जाता है तो वो कितने ही ज़्यादा पावरफुल होंगे। क्योंकि देखा जाए तो टीचर ओरिजिन को बहुत पहले सप्रेस किया गया था और इतने टाइम के अंदर टीचर ओरिजिन ने डेफ़िनेटली काफ़ी ज़्यादा अपने आप को पावरफुल बनाया है। तो इतना ज़्यादा पावरफुल बनाने के बाद अगर टीचर ओरिजिन को रिलीज़ किया जाता है, तो डेफ़िनेटली वो रिलीज़ होते ही अपना ब्रेक थ्रू कर लेंगे और उसके बाद में भी हो सकता है कि वो लू फेंग जितने पावरफुल हो। और यही सबसे बड़ा रीज़न था कि जो ओरिजिन था या फिर ओरिजिनल माइंड था, वो टीचर ओरिजिन को रिलीज़ नहीं करना चाहता था। लेकिन अगर कल को ऐसा कुछ होता है कि सेक्टर 20 का एपोकैलिप्स हो जाता है, मतलब पूरी तरफ वो हाहाकार मचा देते हैं अपना और पूरी तरीके से यूनिवर्स को ख़त्म कर देते हैं, ओरिजिनल माइंड को ख़त्म कर देते हैं, तो डेफ़िनेटली जो प्राइमल, मतलब अगर हो सकता है अगर किसी तुक्के से लू फेंग बच भी जाए, तो ये कभी भी बच के नहीं आ पाएंगे। ओरिजिनल माइंड के डिस्ट्रॉय होते ही जो टीचर ओरिजिन की विल है वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसी के बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो जो 3 एंसेस्टर गॉड थे उनके जाने के बाद जो लू फेंग और जो प्राइमल चॉइस डीलर होता है वो कुछ टाइम तक आपस में और बात करते हैं, जिसके अंदर प्राइमल चॉइस डीलर लू फेंग से वो बस यही कहता है कि उनके बेखाओं में ज़्यादा आने की ज़रूरत नहीं है। हम सोच सकते हैं कि इस टाइम जो टीचर ओरिजिन है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रखता है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा ज़रूरत अभी हमें तुम्हारी है। अगर तुम गलती से भी वहाँ पे जाते हो और अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो डेफ़िनेटली ये एक बहुत बड़ा सदमा होगा, क्योंकि अकेले मैं कुछ भी कैरी नहीं कर सकता। डेफ़िनेटली मैं भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन जितना पोटेंशियल तुम्हारे अंदर है उतना पोटेंशियल शायद से मेरे अंदर नहीं हो सकता। तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है और तुम बस यूनिवर्स मास्टर हो, उसके बाद भी तुम्हारे पास इतनी सारी पावर्स है। तो डेफ़िनेटली जब तुम एक ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर बन जाओगे, मतलब एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर बन जाओगे, तो डेफ़िनेटली तब तुम्हारे अंदर पावर्स भी बढ़ जाएगी। तुम 2-3 पावर, मतलब 2-3 लेवल से ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे और इसी के साथ तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो अभी भी तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइम है, तो ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के अपने डिसीजंस को लेना। साथ साथ प्राइमल चॉसिटी लीडर लू फेंग को इन सब चीज़ों के बारे में भी कहते हैं कि जो अभी टीचर ओरिजिन है या फिर जो ओरिजिनल माइंड है, वो इस वक्त पूरी तरीके से लू फेंग को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि लू फेंग के अलावा कोई भी नहीं है आखे यूनिवर्स के अंदर जो उनकी मदद कर सकता है। तो डेफिनेटली वो पूरी तरीके से लू फेंग को इस वक्त गार्ड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा इन सब चीज़ों के अलावा ऑलरेडी लू फेंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो इस वक्त ज़रूरत ओरिजिनल माइंड को है। और इसी के साथ प्राइमल यूनिवर्स, मतलब जो प्राइमल चॉसिटी लीडर होता है, वो लू फेंग को ये भी कहता है कि जैसे कि प्राइमल यूनिवर्स की बात है, इससे पहले भी सेक्टर 20 काफ़ी बार आए होंगे, लेकिन आज तक कभी भी प्राइमल यूनिवर्स जो है वो शायद से मे भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ। पिछले बार भी 2 होली लैंड बच गए थे। इसका मतलब एट द एंड उन्होंने जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ करके तो उन सेक्टर 20 से निपट ही लिया होगा। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आज तक भले ही सेक्टर 20 1 से 2 बार पैदा ज़रूर हुए होंगे, लेकिन आज तक वो कभी भी ओरिजिनल माइंड को पूरी तरीके से तबाह नहीं कर पाए। हर बार ओरिजिनल माइंड कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेती है उनको डिस्ट्रॉय करने का या फिर उनसे निपटने का। सो इस बार भी वो कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेगी। और अगर प्राइमल यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो भी जाती है तो उसमें इतनी ज़्यादा डरने वाली कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्राइमल यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होगी, ओरिजिनल माइंड डिस्ट्रॉय होगा, डेफिनेटली कुछ टाइम के बाद वो रिबॉर्न हो जाएंगे। तो वो इतनी ज़्यादा डर क्यों रहे डिस्ट्रॉय होने से, सबसे बड़ा पॉइंट ये है। तो प्राइमल चॉसिटी लीडर कहता है कि मे भी हो सकता है कि इन सब चीज़ों के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश हो, या फिर जितना इन लोगों को ग्राउंड बेसिस के ऊपर ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, इन सब चीज़ों के पीछे एक अलग ही मिस्ट्री छुपी हो, और यही सबसे बड़ा रीज़न हो कि प्राइमल यूनिवर्स फिलहाल इस वक्त अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। और इसी के साथ जो प्राइमल चॉसिटी लीडर होता है वो लू फेंग को वार्न कर देता है
इसी के बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लू फेंग होता है वो अपने शिव विंग्स की प्रैक्टिस कर रहा था। वो इस वक्त अपने ऑलरेडी शिव विंग्स के थर्ड एंग्रेविंग स्टेज को ट्रिगर कर चुका था। जब लू फेंग ये सारी चीज़ें कर ही रहा होता है तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है सडनली लू फेंग को एक कॉल आता है, और ये जो कॉल था ये एक उसके लॉकेट के अंदर से आया था जो कि उसको सिटिंग माउंटेन गेस्ट ने दिया था। लू फेंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है कि सिटिंग माउंटेन गेस्ट ये तब से गायब हो चुके हैं जब से फोर्थ लैंड ऑफ एक्सट्रीमनेस आया है, और उसके बाद से सिटिंग माउंटेन गेस्ट का और लू फेंग का कभी कोई कनेक्शन हुआ ही ना। इवन लू फेंग ने एक दो बार कोशिश भी की थी लेकिन उसके बाद भी लू फेंग उनके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं साध पाया था, और अचानक से सिटिंग माउंटेन गेस्ट लू फेंग को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। इसी के बाद जो लू फेंग होता है वो तुरंत सिटिंग माउंटेन गेस्ट के साथ ज्वाइन हो जाता है। जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट होता है वो लू फेंग से कहते हैं कि लू फेंग तुम्हें ऑलरेडी इन सब चीज़ों के बारे में पता ही होगा जो भी अभी इस वक्त ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर चल रहा है। इसके अलावा जहाँ तक कि मुझे लगता है कि जो 3 एंसेस्टर गॉड है वो अभी तक तुम्हारे पास तुम्हारी मदद मांगते हुए आ चुके होंगे, क्योंकि डेफिनेटली पूरे के पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर और कोई नहीं है जो कि उनकी मदद कर सकता है। तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ उनके बातों में उनके बहकावे में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी भी और भी काफ़ी सारे मौके मिलेंगे। और मैं तुम्हें बता दूँ तुम जितना सोचते हो सेक्टर 20 उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। तुम अगर सेक्टर 20 के नेस्ट के अंदर जाके उनको मारने की सोच रहे हो तो याद रखना तुम अभी भी एक यूनिवर्स मास्टर ही हो, और अगर एक दो सेक्टर 20 को मार भी लोगे तो तुम सेक्टर 20 के घर में घुस के उनको मारने की बात कर रहे हो। और अगर तुम सेक्टर 20 के घर के अंदर घुसोगे तो वहाँ पे ऑलरेडी मिलियंस ऑफ सेक्टर 20 तुम्हें वहाँ पे मिलेंगे। डेफिनेटली तुम इतने इससे फाइट नहीं कर सकते, लेकिन इसके बाद भी अगर तुम ऑलरेडी अपना कुछ दिमाग बना चुके हो या फिर अगर तुम्हें फिर भी जाना हो वहाँ पे तो मैं तुम्हें ये सब चीज़ें करने से नहीं रोकूंगा, क्योंकि डेफिनेटली तुम अपने डिसीजन लेने का पूरा पूरा राइट लगते हो। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बोलूँगा कि इससे पहले कि तुम सेक्टर 20 के नेस्ट के अंदर जाओ तुम जाने से पहले मेरे से एक बार कांटेक्ट कर लेना या फिर मेरे से एक बार मिल के जाना। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कहाँ पे मिलूँगा, याद रखना जाने से पहले मुझसे एक बार मिल के जाना। इसके बाद कनेक्शन कट जाता है। लू फेंग इससे पहले कुछ कह पाता, ऑलरेडी जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट थे वो कट चुके थे, उनका मतलब कॉल वॉल जो भी था वो कट चुका था। फेंग हल्का सा स्टन हो चुका था ये सारी चीज़ें सुनने के बाद। लू फेंग क्योंकि जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से लू फेंग से ऑलरेडी बात नहीं की थी, और सडनली उनकी इस तरीके से बात हुई और ऐसा लग रहा था कि जैसे सिटिंग माउंटेन गेस्ट जो है वो इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी से हर एक चीज़ के बारे में बहुत सारा डिटेल के अंदर जानते हैं। और उनको एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि अचानक से जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट की हरकतें हैं या फिर जो उनकी आवाज़ है, उनका टेम्परमेंट है, उनकी मतलब रहन सहन ये पूरी तरीके से बदल चुका था। लू फेंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें हो क्यों रही है, लेकिन फिर उसके माइंड में काफ़ी सारे थॉट्स आते हैं। ये कहीं 9 वॉल्यूम नैनवल के कारण या फिर वर्ल्ड ऑफ जिन के अपीयर होने के कारण तो नहीं है, क्योंकि इवन लू फेंग को बहुत पहले से शक था कि जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड ऑफ जिन से लिंक्ड है। इवन लू फेंग को ये भी लगता था कि जो स्टार टावर है उसे डेफिनेटली बनाने वाला जो पर्सन है वो ट्रू गॉड लेवल के ऊपर वाला बंदा होगा, मतलब यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर से ऊपर का बंदा। और जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट थे वो डेफिनेटली वो ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर रहते थे तो उनके ओरिजिनल पावर्स के बारे में किसी को भी नहीं पता, लेकिन सबको यही लगता था हाँ भाई वो भी एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर ही होगा। सेम थिंकिंग लू फेंग की भी थी। लू फेंग को भी एक्चुअल में कभी भी सिटिंग माउंटेन गेस्ट की पूरी पावर्स का अंदाज़ा नहीं था, उनको बस ऐसा लगता था कि वो एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर है। सब चीज़ों को सुनने के बाद डेफिनेटली लू फेंग के दिमाग के अंदर काफ़ी सारे थॉट्स आ रहे थे, लेकिन एक चीज़ लू फेंग जान चुका था कि जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट है वो डेफिनेटली लू फेंग की काफ़ी ज़्यादा चिंता करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो लू फेंग को इन सारी चीज़ों के बारे में वार्न भी करके गए, और इसी के साथ साथ वो पता नहीं लू फेंग से क्यों मिलना चाहते थे, लेकिन लू फेंग इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता और इसी के बाद वो अपने कामों में वापस से लग जाता है। मतलब उसका जो नेक्स्ट मिशन था वो तो यही था कि उसको जल्दी से जल्दी वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर जाने के बाद पर्पल मून होली लैंड वालों से अपना बदला लेना था। प्लान के अंदर हम लोग को देखने के लिए मिलता है 1 साल का जो वक्त था वो भी ऑलरेडी बीत चुका था, और काफ़ी सारे लोग जो थे ओरिजिनल यूनिवर्स से वो ऑलरेडी वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर ज्वाइन कर चुके थे। इवन पर्पल मून होली लैंड और बाकी सारे बैचेस भी ऑलरेडी आ चुके थे। वही हम लोग को लू फेंग देखने के लिए मिलता है पाइथन रिवर आर्मी के अंदर, जहाँ पे सडनली एक रूम के अंदर बैठा हुआ था। उसी के बाद उसके हाथों के अंदर हम लोग को एक रिंग देखने के लिए मिलती है। ये वही स्पेशल रिंग थी। जैसे ही लू फेंग इस रिंग की तरफ देखता है तो सडनली उस रूम को टच करती आसपास एक अलग सा वर्चुअल कॉन्शियसनेस क्रिएट हो जाता है, या फिर एक अलग सी जगह के अंदर वो आ चुका था। मतलब उस रिंग के अंदर से कुछ लाइट निकलती है और कुछ बहुत सारी चीज़ें लू फेंग के अगल बगल में बन जाती है। इसी के साथ एक AI बॉट भी लू फेंग के सामने बन के आ चुका था।
जो एआई बॉट होता है ये लू फेंग से पूछता है कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। लू फेंग इस वर्चुअल कॉन्शियसनेस से कहता है कि मुझे उन सारे लोगों के बारे में डिटेल्स चाहिए जिन्होंने भी अभी अभी आर्मी को ज्वाइन किया हुआ है, और हाँ मुझे साथ ही साथ उनके ऑरा भी चाहिए, ताकि लू फेंग उनके ऑरा को देखते हुए या फिर फील करते हुए पहचान सके कि वो इसी वर्ल्ड के है या फिर वो दूसरे वर्ल्ड से है। टाइम के अंदर काफ़ी सारे लोगों की जानकारी लू फेंग के सामने आ चुकी थी, और इन सारे लोगों के अंदर से लू फेंग कुल मिला के 68 लोगों को छांटता है। ये 68 लोग वो थे जिनसे लू फेंग को कोई दुश्मनी नहीं थी। लू फेंग सोचता है कि इन 68 लोगों को अलग कर दो, इनका कोई काम नहीं है। गाइस मैं आप लोगों को एक बार चीज़ बता दूं, इस एक साल के अंदर ऑलरेडी लू फेंग 2 से 3 बार और इन्वेस्टिगेशन कर चुका था कि कितने कितने लोग ऑलरेडी आर्मी के अंदर आ रहे हैं। और लू फेंग के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से लू फेंग को पता था कि फर्स्ट टाइम के अंदर जितने भी लोग आए थे उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा कम थी। मतलब लगभग 20-25 ही लोग आए थे हर एक मतलब सुपर पावर से। लेकिन देखा जाए तो जब सेकंड टाइम लोग एंटर किए थे तो वो डबल हो चुके थे। मतलब सेकंड टाइम जब लोगों ने एंटर किया था तो 60 से 100 लोग, 100 से 150 लोग आना स्टार्ट हो चुके थे। लेकिन जब थर्ड टाइम लोगों ने एंटर किया तो लगभग वो 200-250 के करीब उनकी काउंटिंग पहुंच चुकी थी हर एक सुपर पावर से। तो इस हिसाब से लू फेंग ने अंदाज़ा लगा लिया था, जैसे कि पर्पल मून होली लैंड से लगभग 2265 लोगों ने ज्वाइन किया था। और वही इसी के साथ जो कंबाइन अलायंस फोर्सेस थे उनके अंदर से कुल मिला के 200 के आसपास जो यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर होता है, मतलब यूनिवर्स मास्टर होता है, उन्होंने अंदर एंटर किया था। तो इस हिसाब से लू फेंग ने एक अंदाज़ा लगा लिया तो शायद से ये उनका पीक फेज़ है। मतलब अभी इनकी औकात नहीं कि ये इससे ज़्यादा यूनिवर्स मास्टर को और वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर भेज सके। लू फेंग सोचता है अभी सही मौका आ चुका है इन सब लोगों को इनहेरिटेट करने का। लू फेंग एक ईवल सी स्माइल देता है, इसी के बाद बोलता है इन सब बचे हुए लोगों का डाटा एक साइड में डालो। लू फेंग इसी के बाद हंसता है ज़ोर ज़ोर से और अपने रिंग की तरफ देखता है और सडनली उन 4 जनरल्स को बुला लेता है। वो उन 4 जनरल्स को समन कर लेता है जो कि लू फेंग की देख रेख में हमेशा से रहते थे, जो कि मोस्ट पावरफुल पर्सन थे पूरे के पूरे वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर। सडनली वो जो जनरल्स होते हैं, जैसे उन लोगों को पता चलता है कि लू फेंग उन्हें समन कर रहा है, वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर वहाँ पे अपीयर हो जाता है। और वहाँ पे अपीयर होने के बाद वो थोड़े से परेशान से हो जाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली लू फेंग उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि लू फेंग ने उन्हें क्यों समन किया, क्योंकि डेफिनेटली लू फेंग का टेम्पर काफ़ी ज़्यादा अलग था। लू फेंग हमेशा उन लोगों से दूर रहा करता था और कभी भी उनकी किसी भी चीज़ के अंदर मदद नहीं लेता था। इवन उन लोगों को ये भी पता था कि लू फेंग के पास इतनी पावर है जो कि वर्ल्ड ऑफ जिन के द्वारा उनको दी गई है, मतलब हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डन किंग के द्वारा दी गई है। जो वर्ल्ड ऑफ जिन की पावर है उसके थ्रू इवन वो एक इटरनल ट्रू गॉड को भी रोक सकता है। तो ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि लू फेंग ने इन चारों को यहाँ पे बुला लिया। इसके बाद जैसे ही वो चारों आते हैं वो लू फेंग से पूछता है कि उन ऐसी क्या दिक्कत आएगी जिसकी वजह से लू फेंग ने उनको बुलाया। तो लू फेंग उनसे एक मदद मांगता है। लू फेंग उन्हें कहता है कि मैं कुछ लोगों को मरवाना चाहता हूँ। तो वो थोड़े से शॉक हो जाते हैं, सब लोग तो हल्के से टेंशन के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि कोई भी बेमतलब में लार्ज अमाउंट के अंदर लोगों को नहीं मारना चाहते थे। इसी के बाद जो हरमेनस स्नो होता है वो लू फेंग की तरफ देखता है और पूछता है कि तुम्हें कितने मिलियन लोगों को मरवाना है करके, 50 मिलियन, 100 मिलियन। लू फेंग उसकी तरफ देखता है और कहता है नहीं, मुझे उतने लोगों को नहीं मरवाना, मुझे करीब करीब 500 लोगों को मरवाना है। जैसे ही लू फेंग ये बोलता है वो चारों के चारों जो जनरल्स होते हैं वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। बोलते हैं क्या 500? बस 500? तुम्हें बस 500 लोगों को मरवाना है, इसके लिए तुमने हमको बुलाया? गाइस 500 नंबर बहुत छोटा नंबर था यहाँ पे। अगर 500 यूनिवर्स मास्टर मर भी जाते हैं ना यहाँ पे, घंटा किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, क्योंकि वर्ल्ड ऑफ जिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और यहाँ पे काफ़ी सारी ट्राइब्स थी जो कि आपस में फाइट करती रहती थी। और ये लोग जब आपस में फाइट करते थे काफ़ी ज़्यादा ह्यूज नंबर के अंदर यूनिवर्स मास्टर मारे जाते थे। इवन उन लोगों की कोई काउंटिंग भी नहीं होती थी। और 500 जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा नंबर है इन लोगों के लिए। नॉर्मल जो सड़क छाप फाइट्स भी होती थी उसी के अंदर 600-700 यूनिवर्स मास्टर तो ऐसे ही मर जाते थे। तो 500 यूनिवर्स मास्टर को मारना इनके लिए मतलब कोई बात ही नहीं थी एक तरीके से देखा जाए तो। इसी के बाद वो हंसते हुए कहते हैं अरे ये तो आराम से हो जाएगा, लेकिन इन 500 को भी मारना है तो तुम आराम से खुद से मार सकते हो, तुम्हें हमारी ज़रूरत क्यों पड़ी करके। तभी लू फेंग कहता है कि एक्चुअली मैं इन सब लोगों को एक साथ मारना चाहता हूँ, क्योंकि इनमें से काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पास मल्टीपल बॉडीज़ है और अगर इन लोगों को भनक लग गई तो ये लोग बच सकते हैं। तो मैं इन सब लोगों को एक साथ मारना चाहता हूँ और डिमांड ये है कि इन सब लोगों को सोल अटैक के द्वारा मारा जाए, क्योंकि अगर इन लोगों के पास क्योंकि मल्टीपल बॉडीज़ है तो डेफिनेटली इनकी एक बॉडी डिस्ट्रॉय करके भी कोई मतलब नहीं होने वाला। सो इसलिए मुझे आप चारों की ज़रूरत चाहिए।
आप चारों जनरल्स अलग अलग आर्मीज़ के अंदर जाइए और आप अपनी वॉइड को क्रिएट करते हुए एक ही सेकंड के अंदर एक ही साथ जितने भी लोगों को हम लोगों ने टारगेट किया है उन लोगों को एक ही सेकंड के अंदर नॉकआउट कर दीजिए। ये है हमारा प्लान। गाइस हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ये सब लोग ये सारी चीज़ें करने के लिए मान जाते हैं। लू फेंग अपने टारगेट्स को फिक्स करता है। सब अपने टारगेट को फिक्स करने के बाद कुछ ही टाइम के अंदर सब लोग रेडी हो जाते हैं और जैसे ही लू फेंग अपने मुंडे हिलाता है इसी के बाद ये जो चारों के चारों जनरल होते हैं ये अलग अलग अपनी अपनी आर्मी के अंदर, जैसे कि ईस्ट आर्मी, वेस्ट आर्मी, साउथ आर्मी, ये अपने अपनी आर्मीज़ के अंदर अपना एक वॉइड क्रिएट कर लेते हैं और उस वॉइड के थ्रू जितने भी सिलेक्टेड लोग थे एक एक करके वो जो लोग थे वो धीरे धीरे करके इनहेलिटेड होना स्टार्ट हो जाता है। सबकी जो रिंग्स होती हैं, आई मीन टू से जो विल होती है या फिर जो सोल होती है वो धीरे धीरे करके क्रश होना स्टार्ट हो जाती है। ये सीन ठीक वैसा था जैसे कि थेनोस ने धरती के आधे लोगों को चुटकी बजा के ख़त्म कर दिया था। उसी तरीके से आधे लोग धीरे धीरे करके गायब होना शुरू हो गए थे और ये कुछ इस तरीके से हुआ था कि ज़्यादातर लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। उनके अगल बगल से लोग कुछ इस तरीके से गायब होना शुरू हो गए थे, कुछ इस तरीके से एक्सटरमिनेट हो गए थे कि इवन वो लोग भी पूरी तरीके से शॉक हो चुके थे कि ये कैसे हो रहा है करके और ये क्यों हो रहा है। कुछ टाइम के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लू फेंग होता है वो कुछ ही टाइम के अंदर अंदर सारे के सारे यूनिवर्स मास्टर्स को मार देता है जो कि पर्पल मून होली लैंड के थे और साथ ही साथ उन सारे यूनिवर्स मास्टर्स को भी मार देता है जो कि यूनाइटेड फोर्स अलायंस से थे। इस तरीके से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लू फेंग होता है वो एक चुटकी के साथ एक सेकंड के अंदर 500 से भी ज़्यादा यूनिवर्स मास्टर्स को मार लेता है और लू फेंग का बदला यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इतने सारे लोगों को लू फेंग ने मार तो लिया तो डेफिनेटली इतने सारे लोगों के मरने के बाद एक बहुत बड़ा क्योस क्रिएट होने वाला है वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर तो नहीं लेकिन ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर, क्योंकि जैसे ही पर्पल मून होली लैंड वालों को पता चलेगा कि उनके इतने सारे लार्ज नंबर के अंदर जितने भी यूनिवर्स मारते थे जिनको भी उन्होंने वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर भेजा था वो सब मर चुके हैं, तो डेफिनेटली उनका जो रिएक्शन होगा वो देखने वाला होगा। सो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए डेफिनेटली आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। ये एपिसोड में थोड़ा सा शॉर्ट ही बना रहा हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं बना रहा। इसके पीछे है अभी भी बहुत सारे कुछ सारे रीजंस जो कि मैं नहीं देना चाहता क्योंकि डेफिनेटली वो बहाने जैसे लगता है। और ये वीडियो मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि एक दिन के बाद मैं एक वीडियो ज़रूर डालूँगा। सो डेफिनेटली चैनल की कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए डाल दिया और अगला वीडियो आपको हो सके तो कल डाल दूंगा, नहीं तो परसों तक तो नहीं आना है वीडियो। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। होप करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आप लोगों को इन सब लोगों का रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा कि इतने सारे लोगों के मरने के बाद क्या रिएक्शन आता है इन सब लोगों का। एक और चीज़ बता दूँ, ऑलरेडी जो ह्यूमन अलायंस है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है और एक बार जैसे पर्पल मून होली लैंड और यूनाइटेड फोर्स अलायंस के इतने सारे यूनिवर्स मास्टर मर जाएंगे इसके बाद पूरे यूनिवर्स के अंदर ऐसी कोई भी जाति प्रजाति कुछ नहीं बचेगी जो कि ह्यूमंस को कभी भी कहीं से भी उखाड़ के मतलब कुछ भी कर सके। डेफिनेटली जो ह्यूमंस है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज नंबर के अंदर है, जहाँ पे ह्यूमंस के अंदर अभी 500 से 600 यूनिवर्स मास्टर होंगे, वही अभी कोई भी ऐसी जनजाति नहीं बचेगी जिसके अंदर यूनिवर्स मास्टर है, क्योंकि बाकी सारे जितने भी अलायंसेज है उनके अंदर इतने यूनिवर्स मास्टर नहीं है। बड़े मुश्किल से उनके पास अपने इसकी 100 के आसपास यूनिवर्स मास्टर होंगे या फिर बड़े मुश्किल से 60-70 यूनिवर्स मास्टर्स। देखा जाए तो इसके बाद ह्यूमैनिटी को डेफिनेटली कोई उंगली नहीं करने वाला और ना ह्यूमैनिटी के ऊपर कोई दूसरी मुसीबत आने वाली सिवाय सेक्टर बीस्ट के। इन सब चीज़ों के होने के बाद ह्यूमैनिटी डेफिनेटली सबसे ज़्यादा पावरफुल भी होने वाली है फ्यूचर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें देखने में डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो होप करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैंने स्क्रिप्ट लिखी नहीं थी या फिर ज़्यादा सोच के नहीं बोला, तो बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर कि कैसा लगा एक्सप्लेनेशन। डेफिनेटली इतना अच्छा तो नहीं लगा होगा लेकिन स्टिल बता दियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।